में लग जाएगा। ये 6 लोगों का ग्रुप था जिसमें 3 लड़कियां भी शामिल थीं, जिनको लड़कों से चिपकता देखकर वो सिर्फ उन्हें घूर ही सकी थी। किधर जा रही हो चमक छल्लो? इनमें से एक लड़का जो शक्ल से ही आवारा लग रहा था उसकी तरफ झुकता हुआ बोला, जबकि इस बिन बुलाई मुसीबत को देखकर उसे वाकई तप चढ़ चुकी थी। जहन्नुम से बुलावा आया था तुम्हारा और तुम्हारे चेलों का, मगर ये क्या, तुम लोग तो मेरे बुलाने से पहले ही आ गए। इतनी जल्दी थी क्या वहाँ जाने की? वो कुड़ती हुई बोलती इनके होश उड़ा गई थी। ए लड़की, तुम जानती नहीं हो इसको, वरना। इनमें से एक लड़की इसे बावर करवाने लगी, मगर इससे पहले कि वो बात पूरी करती, ऐना उसे टोकती अपना रुख उसकी तरफ मोड़ गई। अरे आप लड़का हैं या लड़की? वो क्या है ना, आप सबके बाल एक जैसे हैं और कपड़े भी तकरीबन एक जैसे ही फटे पुराने हैं, तो समझ नहीं आ रही। खैर मुझे क्या, मैं कौन सा नादरा ऑफिस से आई हूँ। हाँ तो तुम क्या कह रही थी कि मैं इसे जानती नहीं हूँ? भाई आप सब ने कॉलगेट का ऐड तो देखा है ना? ये आपके लीडर मुझे उस ऐड में मौजूद कैविटी डॉन लग रहे हैं। प्लीज़ दांत साफ कर लिया करें, बहुत स्मेल आ रही है मुझे। वो नाक पर हाथ रखती बोली थी, जबकि इतनी इज्जत अफजाई पर वो सब तो जल भुन ही गए थे। सबसे बुरा हाल तो उस लड़के का था जिसका चेहरा जब्त के मारे सुर्ख हो चुका था। अगले ही लम्हे वो इस पर हाथ उठा गया था, मगर वो भी एक लम्हे की ताखीर किए बगैर उसका वही हाथ पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ गई थी, जिस पर सामने वाले के मुंह से दर्द के मारे चीख निकली थी। उसके साथी महज खामोश तमाशाई बने खड़े थे। किसी में भी इस मक्खियों के छत्ते में हाथ डालने की हिम्मत ना थी। मैं तुम्हारा हाथ ज़रूर तोड़ देती, पर वो क्या है ना, एक तो पहले ही तुम्हारी शक्ल काबिल बर्दाश्त नहीं है, ऊपर से टूटे हुए हाथ के साथ तो तुम और भी बदसूरत लगते। आइंदा मुझसे 100 फीट दूर रहना, वरना जो होगा वो तुम लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वो उंगली दिखाती इन सब को वार्न करती वहाँ से जा चुकी थी, जबकि पीछे वो 5 बुत बने खड़े अभी तक ये यकीन करने की कोशिशों में थे कि क्या वाकई वो छटांग भर की लड़की जिसका आज पहला दिन था वो इन सबको तुगड़ी का नाच नचा गई थी, जिनके सामने कोई मुंह भी खोलने से पहले 100 दफ़ा सोचता था। अम्मा नाश्ता ला दो, मुझे देर हो रही है, आज मेरा इंटरव्यू है और आप हाथ धो के मुझे लेट करवाने पर तुली हुई हैं। वो सहन में बिछे तख्त पर बैठी अपनी फाइलें देखने के साथ साथ जुबान भी चला रही थी, जबकि फरीदा बेगम बावर्ची खाने में खड़ी बड़बड़ा रही थी, क्योंकि इसे कुछ कहना अपनी शामत लाने के बराबर था। इकलौती होने की वजह से बाप की लाडली जो ठहरी थी वो। ला रही हूँ लड़की, पता नहीं किसने कहा था कि दिन चढ़े घोड़े गधे बेचकर सोती रहो। अब तुम्हें देर होने की पड़ी है, दिल तो चाहता है कि लगाऊं तुम्हें खींच के दो। इससे पहले कि फरीदा बेगम मजीद कुछ कहती, वो बरामदे से खुर्शीद साहब को निकलता देखकर मुस्काई और वो नाश्ता छोड़ती उनके गले लगी। ना जाने कौन से राजो न्यास करने लगी थी। दूसरी तरफ फरीदा बेगम नफ़ी में सर हिलाती वहाँ से चली गई, क्योंकि जानती थी कि अब इन बाप बेटी का ना ख़त्म होने वाला बातों का सिलसिला शुरू हो जाना था। अब्बा दुआ कीजिएगा मैं सिलेक्ट हो जाऊँ। वो गेट के पास पहुंचकर एक बार फिर बोल पड़ी, अरे क्यों नहीं सिलेक्ट होगी तुम? मेरा बच्चा इतना लायक है, देखना तुम ज़रूर सिलेक्ट होगी। उनकी बात सुनकर वो खुदा हाफिज कहती बाहर जाने लगी। हया रुको ज़रा, नज़र उतारने दो, और एक अदद माँ भी है तुम्हारी, इससे भी मिल लिया करो, बाप की चमची ना हो तो। वो उसकी नज़र उतारते शिकवा कर गई, जिस पर वो मुस्कुराती हुई माँ के गले लगती इनका माथा चूम गई थी। दुआ करना आप दोनों मेरे लिए, खुदा हाफिज़। वो गेट पार करती रिक्शे में बैठ चुकी थी, जबकि पीछे वो दोनों नम आंखों से तब तक दरवाजे की चौखट पर खड़े रहे जब तक रिक्शा गली की नुक्कड़ से ओझल ना हो गया था। वो रिक्शे से उतरती जल्दी से जाने लगी कि रिक्शे वाला चिल्ला उठा, अरे बाजी हमारा पैसा तो देती जाओ, मुफ्त में झूला लिया है क्या? वो सर पर हाथ मारती वापस पलटी थी। माफ़ करना भाई साहब, जल्दी में थी, ये लो तुम्हारे पैसे। अरे बेबी हमको पागल मत बनाओ, हम जानते हैं ये ड्रामेबाजी। रिक्शे वाला शायद कुछ और भी बोल रहा था, मगर वो सुनी अनसुनी करती गेट की तरफ भागी थी। नज़रें उठाकर देखा तो सामने ही जिनाह अस्पताल लाहौर लिखा देखकर वो फिर से अपनी कामयाबी के लिए दुआएं मांगने लगी। ये उसका पहला इंटरव्यू था। अभी कुछ ही अरसा पहले ही उसने गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की थी और अब नौकरी की तलाश में यहाँ आई थी। अल्लाह का नाम लेकर वो अंदर की तरफ कदम उठा गई। रिसेप्शन से इंटरव्यू हॉल का पता पूछकर वहाँ पहुंची तो इतने लोगों को देखकर सख्त मायूस हुई। वो एक मायूस कुन नज़र सब पर डालती कोने में मौजूद खाली कुर्सी पर टिक गई। थोड़ी देर पहले वाला जोश जज्बा सब हवा हुआ था। जानती थी तो सिर्फ इतना कि यहाँ मौजूद लोगों में से उसका सिलेक्ट होना एक मुआजिज़ा ही हो सकता है। बेदिली से अपनी बारी का इंतज़ार करती इर्द गिर्द के लोगों की बातों और कहकों से वो सख्त खौफज़दा हुई थी। उफ, हद ही हो गई है, कैसे बोल रहा था, छमक छलो, गधा कहीं का, नमूना, बंदर, जाहिल। मुझे आज आना ही नहीं चाहिए था।
اتنا برا دن ہے, ابھی چلی جاتی ہوں واپس, ماما تو ویسے بھی گھر نہیں ہوں گی. ہاں یہ ٹھیک ہے. وہ خود سے بڑبڑاتی باہر کی طرف جانے لگی. جب دور کچھ عجیب سا محسوس ہونے پر قدم اس کی طرف بڑھا گئی. پاس جا کر دیکھا تو کچھ لوگ ہیکنگ کے نام پر لڑکی کو چھیڑنے میں مصروف تھے, جبکہ وہ لڑکی خوفزدہ سی اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو مزید کھول کر اپنے آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی. اس کی اس معصومانہ حرکت پر اس کے ہونٹوں پر بے ساختہ تبسم پھیلا تھا, مگر اس کا خوفزدہ چہرہ دیکھ کر اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بلکہ اپنے پیروں میں پہنی ہوئی سینڈل اتار کر ان کو سنبھلنے یا سمجھنے کا موقع دیے بغیر ان پر دھاوا بول دیا. اچھی طرح ان کی دھلائی کرنے کے بعد ان کے چہروں پر نظر پڑی تو ایک بار پھر ان پر جوتوں کی بارش شروع کر دی. یہ وہی 6 لوگوں کا گروپ تھا جس کی تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے عزت افزائی کی تھی. میرے خیال سے اتنی دھلائی کافی ہے. آئندہ تم لوگ اپنی بیوی کو بھی چھیڑنے سے پہلے 100 بار سوچو گے. اور لڑکیوں, تم لوگوں کو ذرا شرم نہیں آتی اپنی جیسی لڑکیوں کو تنگ کرتے ہوئے؟ آئندہ مجھے ایسی حرکت کرتے ہوئے نظر آئے نا تو حشر نشر کر دوں گی میں تم لوگوں کا. اب شکلیں گم کرو اپنی, اس سے پہلے میں پھر سے شروع ہو جاؤں. وہ ان سب کو بھگاتی اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوئی تھی جو اس ساری صورتحال سے گھبرا کر رونے کا شگل فرما رہی تھی. کیا ہے, تماشا چل رہا ہے کیا؟ نکلو یہاں سے تم سب بھی. مدد نہیں کرنی کسی کی, البتہ تماشا ضرور دیکھنا ہے. جلدی سے نکلو یہاں سے. اسٹوڈنٹس جو تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے اس کی آواز سن کر 1 منٹ سے پہلے رفو چکر ہو گئے. مبادہ سارا غصہ ان پر ہی نہ نکل جائے. یار خدا کا واسطہ ہے, ساس بہو والا ڈرامہ بند کرو. بڑی ہی کوئی ڈرپھوک ہو, اگر مقابلہ نہیں کر سکتی تو یہاں کیوں آئی ہو؟ گھر بیٹھ جاتی. ارے ایک تو وہ لڑکی پہلے ہی خوف زدہ تھی, اوپر سے اس کی باتیں سن کر اس کے رونے میں شدت آ گئی, جس پر بھجلتی ہوئی وہ اسے ایک تھپڑ لگا گئی تھی. چپ, بالکل چپ, آواز نہ نکلے تمہاری. اب اگر ایک بھی آنسو نکلا نا تو واپس ان کے پاس خود چھوڑ کر آؤں گی, پھر کرتی رہنا اپنا شوق پورا. اس کے تھپڑ پر صدمے کے مارے اسے واقعی چپ لگ گئی تھی. نام بتاؤ اپنا. اسے چپ دیکھ کر وہ شکر مناتی اس سے بات شروع کرنے کی غرض سے پوچھ بیٹھی. جی. اوئے لڑکی, تم اٹک اٹک کر کیوں بول رہی ہو؟ جی سیدھی طرح بولو. اور یہ جی کیسا نام ہے؟ تمہارے ماں باپ کو اور کوئی نام نہیں ملا تھا کیا؟ وہ اسے لیے کیفیٹیریا کی طرف جاتی اس کے ساتھ عام انداز میں بات کرنے لگی. مقصد صرف اور صرف اس کا خوف مٹانا تھا. مناہل نام ہے میرا. اس کا خوف آہستہ آہستہ زائل ہو رہا تھا. اپنے مقصد میں خود کو کامیاب ہوتا دیکھ کر اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی. اچھا نام ہے. لڑکی, اب مجھ سے بھی میرا نام پوچھ لو. بڑی ہی کوئی بے مروت ہو تم. جاؤ, میں ناراض ہوں. وہ جھوٹ موٹ کا منہ موڑ کر کھڑی ہو گئی. اس کے اس انداز پر وہ مسکراتی ہوئی اس کا ہاتھ پکڑ گئی. واٹس یور نیم پریٹی گرل؟ ہاں مکھن مت لگاؤ. ہاں تو میرا نام ہے انایا ککڑہان. تم مجھے اینا کہہ سکتی ہو. اس کی بات سنتی وہ اس کے آگے جھجکتی ہوئی اپنا ہاتھ پھیلا گئی. فرینڈس؟ ہاں کیوں نہیں. ویسے بھی مجھے ایک ڈرپھوک دوست کی شدید ضرورت تھی. وہ آنکھ مارتی اسے تھوڑی دیر پہلے کا حوالہ دے گئی تھی. میں نہیں ہوں ڈرپھوک, بس تھوڑا سا کنفیوز ہو گئی تھی. وہ گال پھلا کر بولتی اسے اتنی کیوٹ لگی کہ وہ جھٹ پٹ اس کا پھولا ہوا گال چوم گئی. مناہل سرخ ہوتی فوراً ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کہیں کسی نے دیکھ تو نہیں لیا. ہاں ارے کسی نے نہیں دیکھا میرے شرمیلے بیبی کو. آؤ تمہیں کچھ کھلاؤں کیفے سے. اسے شرمندہ کھڑی دیکھ کر وہ ہنستی ہوئی اسے کیفے کی طرف لے کر چل پڑی تھی. وہ ابھی نائٹ ڈیوٹی کر کے تھکا ہارا گھر آیا تھا, مگر سامنے بجی کو ٹی وی کے سامنے بیٹھا دے کر سیدھا اس کے سر پر پہنچا تھا. اوئے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ جو مزے سے فٹ بال میچ دیکھ رہا تھا اسے آتا دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی. اپنے سڑے ہوئے بھائی کو دیکھ کر ہمیشہ اس کی شرارتی رگ پھڑپھڑاتی تھی. کیا اب میں کیا صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی بھی نہیں دیکھ سکتا؟ یا اللہ, یہ سب سننے سے پہلے میں نے اپنے کانوں میں ہینڈ فری کیوں نہیں لگا لی. اپنی آواز میں بھرپور صدمہ ڈالتے ہوئے وہ بولا تو اس کی اوور ایکٹنگ دیکھ کر وہ مسکرا اٹھا. اسے اپنی تھکن اترتی ہوئی محسوس ہوئی. میں پوچھ رہا ہوں کالج کیوں نہیں گئے؟ آج پہلا دن تھا نا تمہارا. وہ جانتا تھا کہ وہ سیدھا جواب نہیں دے گا, مگر پھر بھی پوچھ بیٹھا, اور ایسا ہی ہوا تھا. وہ میں نے سوچا آج فیشیل اور کٹنگ وغیرہ کروا لوں تاکہ آپ کی بھابھی ذرا آسانی سے مل جائے اور میں فوراً گھوڑی چڑھ جاؤں. وہ ڈھیٹوں کی طرح بولتا ایک بار پھر اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا. یار تمہارے پاس بیٹھ کر مجھے اپنی تھکن فیل ہی نہیں ہوتی. وہ اس کی گود میں کشن رکھ کر لیٹنے لگا, مگر اس سے پہلے ہی وہ بدک کر پیچھے ہوا تھا. بھائی میں شریف بچہ ہوں, آپ مجھے ایسا ویسا نہ سمجھے. یا اللہ, اس گھر میں میری عزت ہی محفوظ نہیں ہے. پلیز میری عزت کی حفاظت کرنا. آپ کی جلد سے جلد شادی کروانی پڑے گی. توبہ, اپنے بھائی کی عزت پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ تو. وہ بولتے ہی اوپر کی طرف بھاگا تھا کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اس کی شامت پکی ہے
और ऐसा ही हुआ था। पीछे वो उसकी बात का मतलब समझते दांत पीसता ऊपर की तरफ भागा था। वजदान। थोड़ी ही देर में पूरे घर में दोनों की खिलखिलाहटें गूंज उठी थी। बेटा चाय। वो अपने कमरे में बैठी न जाने किन सोचों में गुम थी जब अम्मा भी की आवाज़ से चौंकी थी। आपका बहुत शुक्रिया। मेरा वाकई चाय पीने को काफ़ी दिल कर रहा था। बैठे ना आप, अभी तक क्यों खड़ी हैं? वो इनके हाथ से चाय का कप पकड़ती इनको अपने साथ बिठा गई थी। काफ़ी देर उनके बोलने का इंतज़ार करने के बाद उसने नज़रें उठाकर देखा तो उनकी आंखों में नमी देखकर ठटकी। आप रो क्यों रही हैं? बेटा, तुम क्यों खुद को और ऐना को अजियत दे रही हो? जो हो गया उसे भूल जाओ। ये जानते हुए भी कि तुम्हारी गलती नहीं है, फिर भी तुम खुद को सज़ा दे रही हो। उनकी बात पर वो तलही से मुस्कुराई। अम्मा भी, आप जानती हैं दुनिया उसे कुछ नहीं कहती जिसकी गलती हो, बल्कि उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना देती हैं जो पहले ही नुकसान में हो। और गलती मेरी भी थी। ये अलग बात है कि नुकसान भी सबसे ज़्यादा मेरा हुआ, नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान। वो तलही से कहती उन्हें भी दुखी कर गई थी। वक्त और हालात ने इसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया था कि वो तो अपने दिल का गुबार भी हल्का नहीं कर सकती थी। गुज़श्ता सालों ने उसे इतना तल्ख़ बना दिया था कि अब उसके मुंह से कोई अच्छी बात सुनना सिर्फ़ और सिर्फ कोई मौजज़ा ही हो सकता था। नूर, तुम ऐना का सोचो। वो ऐना के नाम पर वो अजियत से आंखें मीचती अम्मा भी को टोक गई थी। मुझे नफ़रत है उससे, शदीद नफ़रत, उसके वजूद से, उससे। मैं उसकी परवरिश सिर्फ़ और सिर्फ एक यतीम और लावारिस बच्ची समझकर कर रही हूँ। वो मेरी बेटी नहीं है। बोलते हुए उसकी आवाज़ रंध गई थी। आप प्लीज़ मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें, मैं तन्हाई चाहती हूँ। और खुदा के लिए मेरे पुराने ज़ख्मों को ना खुरेदा करें। मैं पहले ही बहुत मुश्किल से सब कुछ भूल के आगे बढ़ना चाहती हूँ। वो उनके सामने हरगिज़ कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। ऐना के लिए ये अल्फाज कहते हुए उसे कितनी अजियत और कुर्ब का सामना करना पड़ा था, ये सिर्फ वही जानती थी। वो जितना ये सब भूलने की कोशिश करती थी, कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता जो हर बार उसे अजियत के नए दहाने पर लाकर खड़ा कर देता था। ज़िंदगी कितनी अजियतनाक और कांटों से भरा रास्ता है, इससे बेहतर कोई नहीं जानता था, क्योंकि वो भी तो इस रास्ते पर चलकर बुरी तरह लहूलुहान हुई थी। उस पर सितम ये था कि वो जितना भूलने की कोशिश करती थी, उतना ही कोई ना कोई बार बार उसे याद दिलाकर उसकी रूह को छलनी कर देता था। अम्मा भी जानती थी कि वो ऊपर से जितना भी चट्टान बनने की कोशिश करती है, अंदर से उस टूटे बिखरे कांच की तरह थी जिसका जुड़ना एक नामुमकिन अमल था। उसी की पुश्त को नम आंखों से देखती वो कमरे से चली गई थी। वो चाहती थी कि वो खुलकर रो ले, अपने अंदर का गुबार निकाल दे, और ये सिर्फ तब ही मुमकिन होता जब वो इसे अकेला छोड़ देती। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर वो नीचे बैठती चली गई थी। घुटनों में सर दिए वो ज़ारो कतार रोने लगी। बालों को मुट्ठियों में जकड़कर रोती हुई, चिल्लाती हुई वो एक अजियतनाक मंजर पेश कर रही थी। रात के इस पहर जब तकरीबन हर ज़ेह रूह सो चुका था, वो अपने हर दुख और हर जख्म पर दिल खोल कर आंसू बहा रही थी। जूं जूं रात गुजरती जा रही थी, उसके आंसू, उसकी आहें सिसकियों में बदल चुकी थी। उसका लरसता वजूद आहिस्ता आहिस्ता नीम गनूदगी में जा रहा था। खिड़की के पास घुटनों में मुंह दिए उसका लरसता वजूद कुछ ही देर में मुकम्मल साकित हो चुका था। ये थी जुस्तजुए इश्क की एपिसोड 1। एपिसोड पसंद आने पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आपको ये एपिसोड कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एपिसोड आपको ईजीली मिलती रहे।